हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एके सर। आज का हमारा टॉपिक होगा 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है। कहाँ कहाँ पर क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं पहले से बता देता हूँ। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले उसके कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, कोर्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में रिजल्ट्स, और दूसरे पार्ट में आएगा हमारा नेपोलियन बोनापार्टी, वो कैसे अपना एम्पायर एक्सपांड करता है, कैसे वो एम्परर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ग्रेट ब्रिटेन, ये मैप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैप नहीं देखोगे तो फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़कर या तो कोई भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो मैप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। नहीं, अगर मैप देखते हो तो इतिहास भूल जाइए। आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ये पूरा मिला करके है ना, ये ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा हो गया। नॉर्वे टू डेनमार्क ऐसे दिया हुआ है, ये नॉर्वे, डेनमार्क, और उसके बाद में ये स्वीडन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम जर्मनी पढ़ते हैं। पोलैंड देख लो, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो है यहाँ पर, ये फिनलैंड हो गया। ये प्रूशिया है, रशिया इज़ डिफरेंट, प्रूशिया इज़ डिफरेंट। सैक्सनी, बवेरिया, बहेमिया, ये सारे स्टेट्स हैं यहाँ पे। देखा, बवेरिया ये हो गया, बावरिया नहीं है वो, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम लोग थोड़ा सा ऐसे कुछ वर्ड्स बना लेते हैं याद रखने के लिए। ये ब्लैक सी, काला समुंदर। उसके बाद में ओटोमन एम्पायर यहाँ पर तक ऐसा फैला हुआ था, डीपली विद इन द यूरोप। ये वलेकिया, वलेकिया से ड्रैकुला जो राजा था वो बिलोंग करता था, जिसको हम लोग व्लाद द इम्पेलर कहते थे। और कॉर्सिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्सिका इस तरफ। किंगडम ऑफ सर्दिनिया इटाली में बाद में पड़ेगा। देखिए, मैं जिस तरफ से लाइन ऐसे खींचने जा रहा हूँ, सैक्सनी, पीटमॉन्ट, उसके बाद में ये वेनिस, उसके बाद में एड्रियाटिक सी के इस तरफ से लेकर के ये सिसली वगैरह तक के, ये बाद में आपका बन जाएगा इटाली। ठीक है, ये फ्रांस की राजधानी जो है अभी, ये फ़िलहाल जो इसका मैप है, फ़िलहाल के लिए इसको यहीं तक के रखेंगे, फिर उसका एक्सपांशन धीरे धीरे होगा। लेकिन मकसद बताने का ये है कि मैप जो है ना, अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर जो था वो मैप देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैप नहीं देखोगे तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज़ यहाँ पर इनके जो बैटल्स है, ये बहुत सारी बैटल्स होने वाली है। इजिप्शियन कैंपेन होंगे, इटालियन कैंपेन होंगे, ऑस्ट्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रिया इस तरफ वाला हो जाता है। तो हम लोगों ने जो 2.5 मिनट यहाँ पर दिए हैं, ये बिकॉज ऑफ द मैप। मैप नहीं आएगा तो कुछ नहीं। और जब भी आपको ये स्टडी करना होगा तो मैप लेकर के ज़रूर बैठें। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। 3 एस्टेट्स ऑफ द फ्रांस। फ्रांस के अंदर ओल्ड रेजीम चल रहा था, वही पुराना माहौल। एस्टेट को मतलब यहाँ पर हम लोग क्लास कहते हैं। 3 भागों में बांटा गया। पहला जो है वो क्लर्जी मतलब प्रीस्ट, और उसके बाद में यहाँ पर सेकेंड एस्टेट, उसको हम लोग कहते हैं रिच नोबल्स, लॉर्ड्स, जिसके पास में ज़मीनें होती है। और भाई तीसरा जो एस्टेट है वो बेचारा पीजेंट्स है, सर्वेंट्स है, बोर्जुआई मिडिल क्लास, जिसके अंदर एजुकेटेड आते हैं, पे थोड़े पैसे वाले आते हैं, मर्चेंट है, आर्टिस्ट है। तीसरा जो एस्टेट है ना, मेजॉरिटी टैक्सेस पे किया करता था फ्रांस की, और इनकी आबादी होती थी 98% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन। बहुत ज़बरदस्त बात है, ज़ोरदार तालियां। लेकिन इनको मिलता कुछ नहीं था बेचारों को। सारी जो ये मलाई है ना, ये सारी जो मलाई ये फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाली खा जाया करते थे, बिकॉज इनके पास होता था लैंड, और ये टैक्सेस नहीं पे किया करते थे। तो इन बेचारों के ऊपर थर्ड एस्टेट, इनके ऊपर पूरा भार आता था। 2% लोग फ्रांस में एंजॉय करते थे, ये नोबल्स, और उसके नीचे नाइट्स वगैरह जो कहलाते हैं। नोबल्स के ऊपर जो प्रीस्ट कहलाते हैं, ये सारा के सारा यहाँ पर आनंद उठाया करते थे, क्योंकि इनकी राजाओं के साथ में अच्छी जमती थी, रानियों के साथ में इनका अच्छा टच था। और तीसरा एस्टेट जो है ना, वो यहाँ पर पिस जाता था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमको ये बताएगा कि पब्लिक के पास कितनी पावर होती है, पब्लिक चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, स्टेट्स 1 and 2 आर कॉल्ड द प्रिविलेज क्लासेस, दे ओन्ड मोस्ट ऑफ द लैंड एंड पेड लिटिल इन टैक्सेस। मैं तो कहूँगा टैक्सेस ही नहीं पे करते थे। लिटिल का मतलब क्या होता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पर ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है कि जिसने ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, जो ऑटोक्रेसी जिसको मतलब सिंगल हैंडेडली जो पावर यूज़ करता है ना, एरिस्टोक्रेसी जो एकदम वाह वाही लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग, उनको सबको हिला डाला। बस्तील, ये प्रिजन है, 14 जुलाई को यहाँ पर लोगों ने इसको अटैक किया इसके ऊपर। और जब से यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, जब तक कि नेपोलियन बोनापार्टी पावर में नहीं आता। इंग्लिश के अंदर भी रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन वो पॉलिटिकल और रिलीजियस था, और ये हुआ था 1688 में। अमेरिकन रेवोल्यूशन भी हुआ था। मींस ये 2 रेवोल्यूशन ऐसे हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले हुए हैं, 1688 में और 1776 में।
तो एक पॉलिटिकल रिलीजियस था और एक मेनली पॉलिटिकल था। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा है जो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, मतलब सारी जगह पे इसके जो काम है ना वो देखे गए। तकरीबन 10 साल तक के इसने फ्रांस के अंदर वो क्रांति की लहर चलती ही रही। क्या क्या कैसे कैसे होगा वो सब आगे आने वाले पेजेस में हम लोग उसको देखते रहेंगे। उसका उनका मकसद सिर्फ यही था कि जो लोगों के साथ में, जो थर्ड एस्टेट के साथ में जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय को लोगों तक के बताना चाहिए, उनको अपने साथ में लेकर आना चाहिए, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। चलिए, कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, लॉर्ड चेस्टरफील्ड, ये एक पैराग्राफ है, लेकिन ये जो पैराग्राफ है ना बहुत बड़ी बातें बताता है। मोनार्की, डेस्पोटिक, वीक, करप्ट, वर्ल्डली चर्च, मतलब चर्च जो है वर्ल्डली चर्च नहीं होता। चर्च के जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, फादर होते हैं, वो बताते हैं कि भाई अच्छे काम करो, ठीक है, अंधविश्वास पे बिलीव मत करो, और ये सब उल्टा हो रहा था उस टाइम पर। वो ये कहते थे कि आपको जमा नहीं करना, लेकिन खुद ही जमा करते थे वो वर्ल्डली प्लेजर्स वगैरह के लिए। नोबिलिटी, पैरासिटिकल, मतलब दीमक की तरह एकदम खा रही थी, बैंकरप्ट, एकदम पैसे नहीं थे। इरिटेटेड बोर्जो ऐसे मिडिल क्लास एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था। पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा ऑपरेस किया गया। फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एनार्की, मतलब पैसे प्रॉपरली नहीं आ पा रहे थे, फाइनेंस वगैरह कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। नेशन स्ट्रेन्ड एंड डिवाइडेड बाय द मिस गवर्नमेंट, द म्यूचुअल सस्पिशन, एक दूसरे के ऊपर जो लोग हैं, जो एक दूसरे एस्टेट है ना, वो दूसरे को बुरी नज़र से देखने लग गए, शक की नज़रों से। एंशिएंट रेजीम को यहाँ पर हम लोग ओल्ड ऑर्डर कहते हैं, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया है। डीप रूटेड एब्यूजेस दैट एग्जिस्टेड इन द एंशिएंट रेजीम, और उसके बाद में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एस्टेट, यही कारण बन जाता है कि थर्ड एस्टेट को यहाँ पर बहुत टाइम से परेशान किया जा रहा था, और यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न बन जाता है कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट टैक्सेस पे नहीं करते, ज़्यादा लैंड होल्ड करते हैं, उनकी पहुंच वहाँ तक है, काफ़ी समय हो जाता है, पार्लियामेंट होल्ड नहीं होती, उनके लिए कोई खास रिस्पेक्ट नहीं होती, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उनके ही पास है। तो उन्होंने फिर पॉपुलेशन का दम दिखाया कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो हम चाहेंगे तो वही राजा गद्दी पर बैठेगा। रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, अब यहाँ पर कॉजेज़ देखेंगे कि क्या कॉजेज़ थे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन एकदम फ्रांस के अंदर क्रांति सी आ जाती है। तो इनके जो गॉड है वो ये कहते थे कि भगवान ने हमें चुना है, ठीक है, लोगों ने नहीं चुना है, और हम यहाँ पर एब्सोल्यूट मैनर में रूल करेंगे, दिन को रात, रात को दिन, अगर बोले तो वही कहना होगा। अनलिमिटेड पावर्स, लेजिस्लेचर, लॉ भी वही बनाएगा, मंत्रियों को वही अपॉइंट करेगा, न्याय भी वही देगा, मतलब उसके खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता। कितने सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, ठीक है। तो कोई ऐसे बेसिक राइट्स नहीं मिलते थे उनको। उसके बाद में अगर कोई कुछ उनके खिलाफ कहता था तो उसको अरेस्ट करवा दिया जाता था, इम्प्रिजनमेंट, तड़ी पार कर देना, एग्जाइल में भेज देना, और उसको मार भी देना, जान से भी हाथ धो पड़ना पड़ता था। बर्बन, हम बिस्किट खाते हैं, ठीक है, तो वही जो बिस्किट है ना, बर्बन रूलर्स, ये एक डायनेस्टी थी फ्रांस के अंदर। तो बर्बन डायनेस्टी के अंदर यहाँ पर नियरली अराउंड 2 सेंचुरी तक के इसने रूल किया, 1589 से लेकर के 1792 तक के। और लुइस 14 जो रूलर था, जिसने 1715 तक के रूल किया 12 साल के लिए। देखो 1661 से उसका रूल नहीं था, 1661 उसका बॉर्न है। तो लुइस जो है यहाँ पे अपने आप को ग्रैंड मोनार्क कहता है, सन किंग कहता है। वो ये कहता था कि मैं ही स्टेट हूँ, ठीक है। उसने यहाँ पर एडवाइस दे डाला कि बेटा, मेरा जो बिल्डिंग वगैरह जो मैं बनाता हूँ, और उसके बाद में जो वॉर वगैरह में जो करता हूँ, ठीक है, तो वैसे आप शौक मत पालना, नहीं तो ये आपकी जो समाज है, जो सोसाइटी है, हमारे जो आवाम है, उसके अंदर गरीबी आ जाएगी। उनकी गरीबी हटाने के लिए आप काम करिए। बाप ने जो है जो मन मर्जी चाहे वो किया, लेकिन उसको समझ में आ चुका था कि फ्रांस ऐसे नहीं चलने वाला। लुइस 15 यहाँ पर उसको ये लगता था कि भाई बस अपना जो दुनियावी मामले हैं उसके अंदर आराम से खाना पीना सोना है, और आवाम की तरफ ध्यान नहीं देना है। और ये भाई साहब जो है, इनकी 2 मैडम थी, वाइफ थी, एक डुबेरी, एक पॉम्पादोर, ये दोनों को खुश करने में लगे रहते थे, ठीक है। और ये कहा करते थे कि आफ्टर मी द डेल्यूज, मेरे बाद में तबाही। ही वॉज इनडिफरेंट टू द फैक्ट द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी आफ्टर वॉर्स। बहुत सारी जंगें लड़ी इन्होंने, जैसे आपसी रंजिश होती है, उसके बाद में ब्रिटेन के खिलाफ चल रहा था वॉर, और बहुत सारी वॉर्स वगैरह चल रही थी। तो वॉर के लिए पैसा लगता है भाई, ट्रेजरी खाली, तो पीजेंट्री को ऑपरेस, पीजेंट्री ही टैक्सेस पे करेगा, कितना आप टैक्सेस खींच सकते हो उनसे। अब उसने यहाँ पर स्ट्रिक्ट प्रेस सेंसरशिप भी लगाया, जो खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा,
उनको इम्प्रिजन किया जाएगा, या तो जो रिफॉर्म वगैरह करना चाहते हैं, उसके बाद में जो लिटरेचर वगैरह जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको आग लगा दिया गया। तो कोई लिबर्टी यहाँ पर दी नहीं गई, कोई लिबर्टी यहाँ पर नहीं मिल पाई। आगे बढ़ते हैं। लुईस 16 जो है कुछ थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट समझदार बंदा था, लेकिन उसकी भी एक ही कमज़ोरी थी कि वो जो अपनी रानी है, रानी के इशारों पर काम करने वाला बंदा था, और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसकी रानी ने उसके ऊपर करके रहा था। क्वीन मैरी एंटोइनेटी, ठीक है, वो लाइक आवाम के लिए ज़रा भी केयर नहीं करती थी। जब लोगों को यहाँ पर रोटी नहीं मिल रही थी तो उसने कहा था कि केक खाओ। शी रिमार्क्ड कैजुअली, लेट देम ईट केक्स। तो अगर ऐसा राजा और ऐसा रानी होगी तो फिर लोग क्या करेंगे, लोगों का गुस्सा तो आएगा ही। अब वो गुस्सा कैसे आता है बाद में देखेंगे। इनएफिशिएंट इन दी करप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मिनिस्टर्स जो है कैसे अपॉइंट किए जाते थे भाई, कि अगर वो नोबल बर्थ से हैं, ख़ानदानी अगर वो नोबल है, या तो उनके जो फेवरेट होते हैं तो उनको ही अपॉइंट किया जाएगा। भाई ये तो मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए कि आपके अंदर कोई कारकर्दगी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हो रहा था। एस्टेट जनरल जो फ्रेंच पार्लियामेंट है वो 1614 में यहाँ पर समन किया गया था। समन मतलब साथ में उनको तीनों को बिठाया गया था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। किंग यहाँ पर जजेस को अपॉइंट करता और उनको कंट्रोल करता। मतलब 1614 से लेकर के 1780s 1774 आ चुका है, जब तक के 150 साल हो चुके हैं। 150 साल में एक भी बार फ्रेंच पार्लियामेंट नहीं बुलाई गई। तो ऐसा अगर आज की तारीख में अगर कोई कंट्री एग्जिस्ट करे, सबसे पहली बात तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो कोई ऐसे यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉज वगैरह नहीं थे, क्रिमिनल सिविल लॉ वगैरह फ्रांस में नहीं था, सब एकदम अंधकार अनार्की की तरह चल रहा था। कोई गारंटी नहीं थी पर्सनल लिबर्टी की, अगर कोई भी कुछ आवाज़ उठाता तो उसको कुचल दिया जाता। फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ पे कोई एक असेंबली नहीं थी जब वो आया, एक कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जो किंग की अथॉरिटी के ऊपर है ना एक फुल स्टॉप लगा सके या तो एक कॉमा लगा सके कि भाई बस थोड़ा सा यहाँ पर रुकिए, फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के हिसाब से काम करिए। चलो आगे बढ़ते हैं सोशल कॉजेस की तरफ। तो प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी, मैं बताया ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट, ये सारा के सारा इसी का ही किया धरा हुआ है। और रेवोल्यूशन वगैरह, उसके कोई भी रेवोल्यूशन आप उठा के ले लो, झट से नहीं आता। लोगों को बहुत परेशान किया जाता है, काफ़ी टाइम तक के लोग बर्दाश्त भी करते हैं। जब बर्दाश्त के बाहर आ जाता है मामला, तब उसके बाद में लोग रिवोल्ट करते हैं। फर्स्ट एस्टेट यहाँ पर जो मैंने ऊपर बताया वो देख लीजिए। फर्स्ट एस्टेट हायर क्लर्जी है, आर्च बिशॉप, बिशॉप, एबट्स, बिशॉप्स एंड दी आर्च बिशॉप, लग्जरियस लाइफ इन देयर पैलेसेस, पैलेसेस में रहते थे और ये सब एकदम लग्जरियस लाइफ। लोगों को ये कहते थे कि भाई कम नॉर्मल कमाना है, धर्म पे ध्यान देना है, और उसके बाद में खुद अपना उल्टा उसका किया करते थे। दे नेवर प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। लाइक द नोबल्स द हायर क्लर्जी वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग मोस्ट ऑफ द टैक्सेस। मैं ये ऊपर पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ। सेकेंड एस्टेट में 80,000 फैमिलीज़ फ्रांस में आती थी जो नोबिलिटी के अंदर बिलोंग करती थी। सबसे ज़्यादा ज़मीन इनके ही पास थी, इनको भी यहाँ पर पेमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं होता था। लॉर्डली ईज एंड लग्जरी एंड एन्जॉयड ग्रेट प्रिविलेजेस। ओके, थर्ड एस्टेट की बात करें तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, पीजेंट, फार्मर, क्राफ्ट्समैन, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल पीपल, वर्कर, लेबर एंड द कॉमन मैन। लाइफ वॉज फुल ऑफ मिजरी, पीजेंट्स फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द थर्ड एस्टेट। बहुत सारे कंट्रीज़ में आज भी कुछ बदला नहीं है, ऐसे ही आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड एस्टेट देखने के लिए मिलेंगे। 90%, 99% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन वॉज दी पीजेंट, सॉरी 90% दिया हुआ है। नियरली अ मिलियन सर्व्स। ओके, एंटायर बर्डन मतलब पीजेंट्स लगभग 55% एज अ प्रोड्यूस पे किया करते थे। अगर 100 किलो अनाज निकलता है मान ले तो 55 किलो स्टेट को टैक्स देना है, लेकिन उसके अलावा और भी उनको टैक्सेस देना पड़ते थे। रोड्स और ब्रिजेस यूज़ करते थे उनका, नोबल्स वगैरह के मील, ओवन, वाइन प्रेस वगैरह यूज़ किया करते थे, उनके लिए टैक्स, सॉल्ट टैक्स उनको पे करना पड़ता था। फ्यूडल ड्यूज, कोरवी मतलब वे फोर्स लेबर, 2 से 3 दिन इनको यहाँ पर काम करने पड़ते थे नोबल्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट। कुल मिला करके peasants paid nearly 86% of their income by the way of taxes to the state, church and noble। मतलब तीसरा जो एस्टेट है वो राजा को, फर्स्ट एस्टेट चर्च को, सेकेंड एस्टेट जो नोबल्स हैं उनको मिला करके 86%। आप अगर 100 रुपये कमाते हो, आपसे 86 रुपये टैक्सेस में ले लिए जाए, आपके हाथ में सिर्फ 14 रुपये दिए जाए तो कैसा लगेगा? थोड़ा बड़ा अमाउंट लेते हैं आप, 1 लाख रुपये आपकी सैलरी है, 86,000 आपसे टैक्स लेते हैं, 14,000 आपको देते हैं, अब आपको पिंच फील होगा, है कि नहीं?
चलो, कंडीशन बिकेम वर्स, फेमाइन भी आ चुका था यहाँ पर 1788-89 में। बहुत सारे जो पीजेंट्स हैं वो टाउन्स और सिटीज़ वगैरह की तरफ चले गए। सीधी सी बात है, लोग जो है वो अपना ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो ज़िंदा रहने के लिए पापी पीठ के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा ही। पीजेंट्स वेर ओवर बर्डन विद टैक्सेस, रेड्यूस्ड हिम टू पियोनियरी, मतलब एकदम भिकमंगो वाली हालत हो चुकी थी लोगों की। नोबल्स जो थे वो यहाँ पर उनको ह्यूमिलिएट करते, और उसके बाद में उनके जो फील्ड्स वगैरह है ना, वहाँ पर हंटिंग वगैरह उनके शौक हुआ करते थे कि भाई शिकार करने जाना है, शिकार करने जाना है, तो लोगों की वो फसलें नहीं देखते थे, उसके वो फसलों को रौंद डालना। तो ये ही कुछ ऐसे कॉजेस है कि भाई जिसको थर्ड एस्टेट को इन्होंने बार बार उकसाया। आपने मूवी देखी होगी लगान, लगान में वो बोलता है ना कि आप हमारी जूती के नीचे रहोगे। तो इंसान कब तक के जो है वो आपको ऐसे ही सुनता रहेगा, कभी ना कभी तो आपके खिलाफ, हाँ, कभी कभी आपको लोग अच्छे के लिए भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो यहाँ पर एक वो नहीं है। अगर बेटरमेंट के लिए अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई स्टडी करो, तो ऐसे नहीं कि आपको रिवोल्ट करना है। और इकोनॉमिक कॉजेस, बैंकरप्सी ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट। बैंकरप्सी बोलेंगे तो यहाँ पर कंगाल हो चुका था। बहुत बड़े बड़े यहाँ पर वॉर्स इन्होंने लुईस 14 और 15 किए। उनका एक ही काम होता था कि भाई जो अपनी रानियाँ हैं उनको मनाना, उनके लिए ही काम करना। और उसके बाद में पैलेस वर्सिलिस, सोशल एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ द रॉयल कोर्ट, मैरी एंटोइनेटे, ये मैरी एंटोइनेटे के शौक वगैरह कुछ ज़्यादा ही थे। और ये लुईस 16 को इसने एकदम अपनी उंगलियों पर इशारे पर घुमा के रखा था। और वही है कि भाई इसी की वजह से इसकी जो क्लोथ्स है, ज्वेलरी है, बहुत महंगी हुआ करते थे। और वैसे ही इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। लुईस 14 ने अपने बच्चे को सलाह दी, लुईस 15 ने खुद ध्यान नहीं दिया, लुईस 16 थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन मैरी एंटोइनेटी से वो मार खा जाता है। फ्रेंच गवर्नमेंट मिसहैंडल्ड द नेशनल इकोनॉमी। कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर एक नेकर नाम का बंदा है 1776 में। और उसके बाद में आता है कैलॉन, उसने $300 मिलियन 3 साल में बोरो किया। सोचने वाली बात है, ऑन एन एवरेज $100 मिलियन। 100 मिलियन अगर बोलोगे तो 10 करोड़, 1 मिलियन बोलोगे तो 10 लाख, 10 मिलियन बोलेंगे तो 1 करोड़। ठीक है। तो यहाँ पे रॉयल ट्रेजरी बिकेम कम्प्लीटली एम्प्टी बाय द ऑगस्ट ऑफ 1786। 1786 में यहाँ पर जो खजाना था, जो शाही माल था, वो लगभग खाली हो चुका था। फेलियर ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स टाइम पर मिले तो अच्छी बात है। अभी आप हमको लाइक इंटरनेट वगैरह का ज़माना आ चुका है, अभी आप हमको अगर 3G वगैरह का स्पीड देंगे तो फिर लोग जो है वो उसके खिलाफ जाएंगे। तो रिफॉर्म्स एकदम सही टाइम पर आना चाहिए, अदरवाइज वो रिफॉर्म्स की कोई वैलिडिटी नहीं रहती। लुईस 16 अपॉइंटेड एक्सेलेंट ऑफिशियल्स। अब यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर्स टर्गॉट, नेकर और कैलॉन, ये एक के बाद एक यहाँ पर सक्सेशन में आते हैं। लेकिन इनकी बेचारों की गलती तो नहीं कह सकते, इन्होंने कुछ सलाह दिया था कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को भी है ना टैक्स किया जाना चाहिए। अगर वहाँ से टैक्सेस मिलेंगे तो हमारा जो ट्रेजरी है थोड़ा बहुत कम से कम सुधार आ सकता है उसके अंदर, जिससे हम आवाम की खिदमत कर सकते हैं, अपने फ्रांस को सुधार सकते हैं, और राजशाही के अंदर लोगों का भरोसा बना रहेगा। बट ये जो लोग थे फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट वाले, मैरी एंटोइनेटी की तरफ ज़्यादा उनका रुझान था। और मैरी एंटोइनेटी जो है वो लुईस 16 को ये कहती थी कि भाई इनके ऊपर टैक्सेस वगैरह नहीं लगाना है। तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट टैक्सेस के लिए बचता गया, और थर्ड एस्टेट के ऊपर पूरा बर्डन पड़ता गया। और लोग जो है यहाँ पर एकदम नाराज़ और आक्रोश लोग ने फिर बाद में दिखाया। टैक्सेस बाय एडिक्ट्स, जब देखा कि भाई खजाना जो है भरने के लिए, कुछ पैसे आने के लिए कुछ होना चाहिए, तो अब मैं फरमान जो दूंगा तो वो हिसाब से हमको टैक्सेस वसूल करना है। ये एकदम अलग टाइप का एकदम क्रूरता थी। तो किंग यहाँ पर उसने ये बताया कि भाई बैंक्रप्सी ऑफ द स्टेट वाज बियॉन्ड कंट्रोल। और उसने ये बोला कि एस्टेट जनरल को हम यहाँ पर साथ में बिठाएंगे, एस्टेट जनरल की एक मीटिंग होगी ताकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है उसको हम क्लियर कर सकें। मीटिंग जो एस्टेट जनरल की थी वो 5 मई 1789 को हुआ, लेकिन ऐसा कुछ मामले हुए जो बाद में रेवोल्यूशन में बदल जाता है। अब वो कैसा हुआ, वो थोड़ा सा टॉपिक आने के लिए थोड़ा सा वक्त है। इंटेलेक्चुअल कॉजेज़ देखेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा टॉपिक समझ जाएगा, इतना ध्यान रखना। हम लोग कैसा है कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस देखते हैं कि हाँ भाई 10 मिनट के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो एज़ योर विश आप देख सकते हो।
10 मिनट में मुझसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म नहीं हो पाएगा। हूएवर इट मे बी, कोई भी अगर ये वॉच कर रहा है तो इंटेलेक्चुअल कॉजेस, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में फिलोसोफर्स जो थे यहाँ पर, फिलोसोफर्स कैसा है ना, उस टाइम पर लोग लिखते थे और सदियों से लोग लिखते हुए आए हैं, जब से राइटिंग वगैरह आई है। तो लोग जैसे चाणक्य वगैरह, चंद्रगुप्ता मौर्य वगैरह के गुरु वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। तो वैसे अब चाणक्य और इसमें तो 2000 साल का फ़र्क है। तो यहाँ पे फिलोसोफर्स ने कुछ आइडियाज़ वगैरह दिया। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाला किंग। रिपब्लिकनिज्म, जहाँ पर किंग नहीं हेड होगा, एक स्टेट का हेड होता है। पॉपुलर सोवरेनिटी, जनता के हाथ में पावर। सोशल इक्वालिटी, समाज के अंदर एकता, समानता। इन्फ्लुएंस्ड द कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। मॉन्टेस्क्यू का ये पेरिशियन लेटर्स है, यहाँ पे पर्शियन लिखा हुआ है। उसने ये बताया कि जो पेरिस की जो लाइफ है ना, और ख़ास करके जो फ्रेंच के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बड़े ही खतरनाक तरीके से बिहेव करते हैं। चर्च और नेशनल गवर्नमेंट को उसने बहुत लथाड़ा है और इंग्लिश पॉलिटिकल सिस्टम को इसने एडमायर किया है कि इंग्लिश के अंदर जो सभ्यता है, उनकी जो सिस्टम है, वहाँ पर बहुत अच्छा काम है। वहाँ पर स्पिरिट ऑफ द लॉज, यहाँ पर ये बात करता है थियरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब 3 भागों में पावर को डिवाइड किया जाएगा, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव और एक जुडिशरी। मतलब जैसे आज हमारे यहाँ पे तीनों पावर सेपरेटेड है, लेकिन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव गोज हैंड इन हैंड। लेजिस्लेटिव जहाँ पे अपना क्या कहते हैं, लॉ बनता है, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट हो गया। एग्जीक्यूटिव बड़े बड़े लाइक मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ये सब एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। जुडिशरी, इस सेपरेशन ऑफ पावर्स की वजह से क्या होगा, जब सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो आपके खिलाफ अगर कोई भी, अगर आपको लगता है कि आपके राइट्स को उल्लंघन कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ जा सकते हो कोर्ट कचहरी में। इवन अगर जज वगैरह भी है तो कुछ अपील्स के सिस्टम होते हैं, तो यू कैन गो ओवर देयर। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा गया है, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने यहाँ पर ये बताया कि फ्रांस के अंदर जो मोनार्की है, तो वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइक लैविश लाइफ जीता है, उसको उसने एक्सपोज किया और लोगों तक ये बात समझ में आने लगी। पहले जो फिलोसोफर्स थे, और लाइक इंटरनेट का ज़माना नहीं था, ये सब सोशल मीडिया का, तो उनकी एक एक चीज़ को लोग है ना, जो भी होते थे, उनको जो भी चीज़ें मिलती थी, वो फिलॉसफी लोग पकड़ के रखते थे और उनको आती थी चीज़ें समझ में कि हाँ ऐसा। तो लोग उनको लाइक एक समझ लीजिए कि एक मीडिया का काम किया करते थे। वोल्टेयर की बात करते हैं, तो ये फेमस राइटर है और क्रिटिक है। सॉट आफ्टर बाय लुइस 15 ऑफ फ्रांस, मतलब ये 3 बड़े बड़े स्टेट्स के यहाँ पर जाना माना बंदा है। फ्रेडरिक द ग्रेट ऑफ प्रूशिया, नॉट रशिया, ठीक है, प्रूशिया अलग है। कैथरीन द ग्रेट ऑफ रशिया। चलो वोल्टर के बाद में देखेंगे। कैंडाइड 1759 में, वन ऑफ द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ द वोल्टेयर, ठीक है। ये एक ब्रिलियंट फिलोसफिकल टेल दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 100 लैंग्वेजेस। मोर देन 100 लैंग्वेजेस पे उसने यहाँ पर ये किया है। इसकी बात ये करते हैं कि भाई एक कैंडाइड जो है, कि तो कैंडिडेट के अंदर इसने गुड और ईविल के बीच का फ़र्क बताया है। आगे बढ़ते हैं कि उसने चर्च वगैरह, वही चर्च के ऊपर लोगों ने काफ़ी शिकंजा ये लोगों ने कसा है। और वोल्टेयर को है ना बेस्टिल प्रिजन के अंदर कैद भी कर दिया गया था। उसके बाद में उसको छोड़ा सिर्फ एक ही बुनियाद पे जाता है कि आप फ्रांस छोड़ करके कोई दूसरी जगह कंट्री में चले जाएं, फ्रांस में नहीं रुके, और ये चला जाता है फिर इंग्लैंड और वहाँ पे रहता है 3 साल तक के। सेम मॉन्टेस्क्यू की तरह इंग्लैंड में इसने भी यही देखा कि वहाँ पर इसको पॉलिटिकल और रिलीजियस फ्रीडम मिला हुआ है। वोल्टेयर ने लेटर्स कंसर्निंग द इंग्लिश नेशन, उसके अंदर ये कहा गया है, उसने भी इंग्लैंड की तारीफ़ की है। मतलब ये लोगों ने इंग्लैंड की तारीफ़ कर करके फ्रांस की इनडायरेक्टली बुराई की, ठीक है। और लोग तो भाई फिर उसके बाद में परेशान तो होंगे कि सब जगह ही अच्छे से लोग लाइफ जी रहे हैं, हमारे यहाँ पर मामला ख़राब है। चलो, तो फ्रेंच अथॉरिटीज़ कंडेम्ड हिज वर्क। उसने कुछ यहाँ पर मरने से पहले सब काफ़ी कुछ काम उसने किया हुआ था। और वोल्टेयर नियरली अराउंड पेरिस जब रिटर्न होता है, तो जब उसकी 83 साल की एज हो जाती है 1778 में, ठीक है। और वहाँ पर उसने ये देखा कि भाई जो उसका लास्ट प्ले था आयरीन, उसने वो देखा। उसके कुछ सालों के बाद में शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ही डाइड, और उसने काफ़ी रिच मटेरियल पीछे छोड़ गया था। रूसो भैया को देखेंगे, जीन जैक्स रूसो, फादर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये। और ये
इसने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस बन जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थियरी है बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है रेवोल्यूशन के लिए। कितना अच्छा लिखा, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेंज। इंसान तो फ्री बॉर्न हुआ लेकिन सब जगह वो शिकंजे में कसा हुआ है। उसको नेचुरल राइट्स और लिबर्टीज़ नहीं मिल पाती, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती। और उसके बाद में गवर्नमेंट भी ओबीडियंट नहीं हो पाती और गवर्नमेंट इनके राइट्स को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाती। पहला ऐसा फिलोसोफर है जिसने यहाँ पर पॉपुलर सोवरेनिटी के बारे में बात की, आवाम के बारे में, आवाम के हाथ में जो पावर होती है उसके बारे में उसने बात किया। ही जस्टिफाइड द राइट ऑफ पीपल टू रिवोल्ट अगेंस्ट अ टिरानिकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो टिरानी है, मतलब जो अगर नालायक किस्म की गवर्नमेंट होगी तो उसके खिलाफ कैसे हमको जाना है, उसने रिवोल्ट करने की सलाह दी। 3 इसके आइडियल्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। और यहाँ पर लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। सोचो 1789 का कहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन और कहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतने सालों के बाद में। फिर भी वो आइडियल्स है ना, पूरी दुनिया में जो ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी चमकाने वाला, दैट वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओनली। डाइडरॉट डेनिस, अब एनसाइक्लोपीडिया का तो नाम सुना ही होगा लोग ने, बहुत कुछ लिखा था उसके अंदर। डाइडरॉट एक फ्रेंच फिलोसोफर है, वो एडिटर इन चीफ हुआ करता था एनसाइक्लोपीडिया का। पहला वॉल्यूम 1751 में आया। उसके अंदर उसने मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो की काफ़ी चीज़ें उसके अंदर उसने बताई है। उसने भी बताया है कि सोसाइटी जो है वो इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, इन सभी के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पर रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ उसने यहाँ पर बताया है। इन्फ्लुएंस ऑफ द इंग्लिश एंड द अमेरिकन रेवोल्यूशन, ब्लडलेस और द ग्लोरियस रेवोल्यूशन हैड अ डीप इन्फ्लुएंस। मतलब जैसे ये हम लोग पहले देख चुके हैं कि ब्लडलेस एक या तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड वगैरह में हुआ था, और अमेरिकन रेवोल्यूशन एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ जाता है लोगों के ऊपर, जिसने मोटिवेट किया फ्रांस की जनता को कि भाई जब वो लोग अपनी गवर्नमेंट्स को हटा सकते हैं तो हम अपने राजा को क्यों नहीं हटा सकते। ठीक है, चलो कोर्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो यहाँ पर ये टेनिस कोर्ट ओथ। अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, लुइस 16 ने यहाँ पर एस्टेट्स जनरल को समन किया। और उसके बाद में यहाँ पर लाइक तीनों एस्टेट को उसने बिठाने की बात की। तो 3 एस्टेट में कौन थे? क्लर्जी है, नोबिलिटी है, और उसके बाद में कॉमनर्स मतलब आम जनता। 5 मई 1789 को पार्लियामेंट वगैरह ओपन किया गया। लेकिन जो मेंबर्स जो थे तीसरे एस्टेट के, तो उनको ये कहा गया कि भाई आप फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के साथ में नहीं बैठ सकते। भाई अभी इतने सालों से पार्लियामेंट नहीं चला है, अब पहली बार यहाँ पर 150 साल के बाद लगभग लुइस 16 ने सोचा, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। लेकिन अभी भी इनकी हिकड़ी नहीं जा रही है, नहीं पहले और सेकंड एस्टेट साथ में बैठेंगे, तीसरे लोग लायक नहीं है साथ में बैठने के लिए। देखो सारे जो जनता है 98% आकर के पार्लियामेंट में तो बैठेगी नहीं। उनके कुछ जो चुनिंदा जो लोग होते थे, जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे लोगों की तरफ से, बस उनको ही वो बोल रहे थे। तो थोड़ा तो उनको आया गुस्सा। अब गुस्सा आने से पहले थोड़ा एक मैप अपन ये भी देख लेते हैं। अपने को गुस्सा नहीं, जैसे उनका गुस्सा मैं बता रहा हूँ। अब वो गुस्सा कैसे सर चढ़ के बोलेगा उनके, वो देखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, आयरलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में देखो पानी का छोटा सा यहाँ पे गैप जाता है, ये फ्रांस का मैप हो गया। ठीक है, उसके बाद में स्विट्ज़रलैंड, सेवॉय, ये वाले जो प्लेसेस हैं, ये सारे जो मैप है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल देख लो आप। उसके बाद में सरदिनिया, कॉर्सिका भी देख लेना, ये सब काम में आएगा। सरदिनिया, ये नेपलेस, अभी जो मैंने बताया था सेवॉय से लेकर के ऐसे ये वेनाइस, ऐसे घूम करके ये पूरा बाद में इटाली बनेगा। कॉर्सिका छोड़ दो, कॉर्सिका फ्रांस में आएगा। ठीक है, ये होली रोमन एम्पायर ऊपर, ठीक है, इस तरफ। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है फ्रांस के इस तरफ का जो पार्ट, ये बाद में ऐसे जर्मनी हो जाएगा। अब देखो ऑस्ट्रियन एम्पायर भी आपको दिख रहा होगा, ऑस्ट्रियन नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया ये यहाँ पर हो गया, हंगरी हो गया। इसको हम लोग ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी कहते हैं। ओके, और यहाँ पर देखो ऑटोमन एम्पायर है। वलेकिया वगैरह एक प्लेस हुआ करता था जहाँ से व्लाद द इम्पेलर, इसको हम लोग ड्रैकुला भी कहते हैं। ठीक है, वो कैसा है कि भाला वगैरह ऐसे उसको कील ठोकना लोगों के सर में ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद था उसको, व्लाद द इम्पेलर को। तो ऐसे बहुत सारे लोग गुजरे हैं इतिहास में। देखो माल्टा भी एक आइलैंड है,
जो पोर्चुगीज़ वगैरह और बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। माल्टीज़ कहते हैं यहाँ के लोगों को। क्रीट भी एक आइलैंड है, मोंटेनेग्रो, सर्बिया। तो मैप आप अच्छे से देख लो। बढ़ते हैं आगे। द किंग एंड द अपर टू स्टेट्स रिजेक्टेड द डिमांड, कि भाई जब रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे रेफ्यूज़ किया एंट्री करने के लिए, तो उन लोगों के पास में एक टेनिस कोर्ट में चले गए। मतलब फर्स्ट सेकंड की एस्टेट की जो हेकड़ी है ना, तो उनकी नहीं गई, और वो बेचारे जो है वो बाजू में टेनिस कोर्ट में चले जाते हैं कि ठीक है हम टेनिस कोर्ट में वहाँ पर जाते हैं। और वहीं पर बैठ करके बातचीत हो रही थी। 23 जून को उन लोगों ने कसम खाया कि भाई जब तक कि हम नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेंगे फ्रांस के लिए, तब तक के हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। ठीक है, ये मतलब आप गुस्सा इनको आ गया कि आपकी इतनी हेकड़ी टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, आप इतना 3-5 कर रहे हो और साथ में हमको बिठा भी नहीं रहे हो। तो उन्होंने कहा देखो मज़ा अभी फिर आप। तो उन्होंने अपने हिसाब से टेनिस कोर्ट ओथ जो इन्होंने लिया था, जो कसम खाई थी, वही टेनिस कोर्ट से फिर इनका बन जाता है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने धीरे धीरे अपनी मीटिंग्स वगैरह और कंडक्ट की, और उसके बाद में बहुत सारे जो लोग जो थे वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होने लगे। कहाँ से? एस्टेट 1 और एस्टेट 2 से। नोबल्स भी आए यहाँ पर, और उसके बाद में उनको समझ में आ गया था कि भाई आवाम जो है यही है, इनका हमको साथ देना चाहिए। मेराबियो अ रेबल नोबल प्रोवाइडेड लीडरशिप ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एक बागी जो नोबल है जिसका नाम था मेराबियो, उसी ने यहाँ पर जो है वो जंग का आगाज़ किया, और उसने ही यहाँ पर सपोर्ट दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो फॉल ऑफ द बस्तिल दिया हुआ है, जुलाई 14 1789 यहाँ पर है। ये प्रिजन है बेसिकली। ये इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है ना, ये प्रिजन है, जेल है। तो लोग जो है वो जेल के ऊपर अटैक करते हैं ताकि प्रिजनर्स को छुड़ाएं, और उनको छुड़ाना फॉल ऑफ मतलब बेस्टिल जो है वो प्रिजन एक हॉलमार्क हुआ करता था कि हाँ मैं राजा हूँ। ठीक है, मेरा मैं ऑटोक्रेट बंदा हूँ, ऐसा चलता था उनका। हम्म? तो इंस्टीट्यूशंस थे उनके। फॉल ऑफ द बसील विद द डिटर्मिनेशन टू ब्रेक द जनरल असेंबली लुई 16। तो लुई 16 ने यहाँ पे अपनी कुछ ट्रुप्स बटेरे पेरिस के अराउंड, और उसके बाद में यहाँ पर पेरिस की जो जनता है उससे बहुत ही तगड़ा रिएक्शन देखने के लिए मिला। और फोर्ट्रेस ऑफ बेसील 14 जुलाई 1789 को इन लोगों ने अटैक किया, प्रिजनर्स को छुड़वा भी दिए। बसील जो है यहाँ पर रॉयल एब्सोल्यूटिज्म का, जैसे मैंने बताया अभी, तो इसके ऊपर अटैक करना एक बहुत बड़ी बात थी। देखो ये भाई साहब को ऐसे फिल्म स्टार नहीं है, सुपर स्टार, और इसका नाम है लाफाइटे। ठीक है, हाँ लाफाइटे, लाफाइटे। ये आगे जो है जा कर के थोड़ा सा लाइक नेशनल कॉन्वेंशन, नेशनल असेंबली वगैरह को गार्ड करेगा, और थोड़ा एक दो जगह अपने को ये दिखाई देगा। तो इसके लिए मैंने इसका फ़ोटो वगैरह डाल दिया है। चलो, पेरिस कम्यून, मतलब कम्यून जो है लोगों ने अपनी म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह बना दी, और उसके बाद में किंग ने रिकॉग्नाइज़ किया नेशनल असेंबली को। तुरंत किंग ने देखा कि भाई जनता से बड़ा गुंडा यहाँ पे कोई नहीं है, तो उसने नेशनल असेंबली के ऊपर, हाँ नेशनल असेंबली ठीक है, म्यूनसिपल गवर्नमेंट बिठा दी पेरिस के अंदर। और उसके बाद में फिर इसको हम लोग पेरिस कम्यून कहते हैं। टाउन्स और सिटीज़ वगैरह के अंदर ये धीरे धीरे बात फैल जाती है, वहाँ पर भी ऐसी गवर्नमेंट लॉन्च हो जाती है। नेशनल गार्ड को यहाँ पर नेशनल एक डिफरेंट एक अपना सेपरेट गार्ड था, उसको कमांड किया था लाफाइटे ने, जो मैंने भी ऊपर इस बंदे का बताया। ट्राई कलर रेवोल्यूशनरी फ्लैग रिप्लेस द वाइट बर्बन फ्लैग। तो वाइट बर्बन फ्लैग जो था यहाँ पे ट्राई कलर ने उसको रिप्लेस कर दिया। प्रोविंसेस में, लाइक प्रोविंसेस मतलब ऐसे फ्रांस अगर ऐसे हो गया तो ऐसे बहुत सारे ऐसे उसके प्रोविंसेस होंगे। ठीक है, जैसे आज की तारीख में इंडिया है तो इंडिया के अंदर स्टेट्स। तो प्रोविंसेस पीजेंट्स यहाँ पर जो है लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, उनके कासल्स और रिकॉर्ड्स को जला देते हैं। बहुत सारे प्रिंसेस नोबल्स ने भाग करके फॉरेन कंट्रीज़ में पनाह ले ली। पेरिसियंस ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र किया क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। 5 अक्टूबर 1789 को बहुत सारी वुमेन ने मार्च किया क्वीन एंटोनेटी की तरफ। तो वही तो क्वीन एंटोनेटी ने कहा कि इफ़ यू डोंट हैव द ब्रेड लेट देम ईट केक्स। तो ये इतना बड़ा खतरनाक और जलील टाइप करने वाला ये स्टेटमेंट दिया था। लोगों को आया गुस्सा। फॉलोइंग द स्टॉर्मिंग ऑफ द पैलेस बाय द एंग्री मॉब, लाफाइटे विद हिज नेशनल गार्ड्स इंटरवीन टू सेव द रॉयल फैमिली। लाफाइटे ने ये भी सोचा कि भाई कहीं ना कहीं मैं इनको बचा लेता हूँ, अभी न तो इनकी जान चली जाएगी। और उसके बाद में किंग के साथ में समझौता ये होता है, किंग ये कहता है कि ठीक है हम यहाँ से पेरिस से छोड़ करके टोलेरिस जाने के लिए रेडी हैं। मतलब अब किंग जो है यहाँ से हिजरत कर लेता है टोलेरिस की तरफ। तो नेशनल असेंबली
कि जो शिफ्टेड इट्स मीटिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ द फ्रॉम द वर्सेलिस टू पेरिस। वापस से उन लोगों ने वर्सेलिस से यहाँ पर पैलेस वगैरह में, वर्सेलिस जो है इनका पैलेस हुआ करता था, और पेरिस जो है, पेरिस ऐसे माना जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा हब जिसको कहते हैं, एक अड्डा, एक जहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ओके, आगे पेरिस के ऊपर ही बहुत सारा जंग वगैरह होगा जिसको हम लोग रीन ऑफ टेरर भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेशनल असेंबली कन्वर्टेड इनटू, जो नेशनल असेंबली चल रही थी ना उसी को इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया, ताकि यहाँ पे लोग एक संविधान बना सके जिसके अंदर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन हो। रूसो की आइडियाज़ उसने बताया, और लोगों ने मेंशन किया कि भाई यहाँ पर सारे लोग इक्वल हैं, लोग सोवरेन हैं, लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉपुलर विल, लॉ जो है वो यहाँ पे कायदे कानून के हिसाब से काम होना चाहिए, और इसके अंदर सभी लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्टली थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका मतलब ये है पार्लियामेंट बनाओ, संविधान बनाओ, संविधान के हिसाब से देश चलेगा। नेक्स्ट, नेशनल असेंबली ने ये भी देखा कि एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, यही जो नोबिलिटी के पास इतने सारे प्रिविलेजेस हैं, क्लर्जी के पास हैं, इनको सबको हटा करके इक्वालिटी सारे सिटीजन्स ऑफ फ्रांस के बीच में लाया जाएगा, सबको इक्वल टैक्सेशन लगाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स लिमिट कर दी किसकी, फ्रांस की, और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एक बन जाता है। यूनिकैमरल, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर मतलब जैसे लेजिस्लेचर के अंदर एक ही हाउस होगा, आज हमारे यहाँ पे बाय कैमरल है। बाय कैमरल मतलब वी हैव टू हाउसेस। इन शॉर्ट हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा है। अगर सिर्फ लोकसभा ही होता तो यूनिकैमरल होता। अब आया समझ में? होप सो आ गया होगा। फ्रांस वॉज डिवाइडेड इंटू 83 रीजन्स कॉल्ड द डिपार्टमेंट्स। तो फ्रांस पूरे 83 रीजन्स में डिवाइड हो गया। हर एक कंट्री का अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, ईच विद द इलेक्टेड काउंसिल्स फॉर द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट्स में डिवाइड हो गया। राइट टू वोट एंड पब्लिक ऑफिस यहाँ पर लिमिटेड था, जो यहाँ पर एक अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया करते। चर्च की प्रॉपर्टी यहाँ पे नेशनलाइज कर दी गई और चर्च को सैलराइड प्रोफेशनल्स बना दिया गया। गवर्नमेंट ने यहाँ पर असाइनेट्स और पेपर करेंसी यहाँ पर इशू की, और चर्च की प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी यहाँ पर अपने तरफ रखी। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर क्लर्जी को जो है यहाँ पर एक स्टेट का फिक्स सैलरी वाला एक नौकर बना दिया था, आप ऐसा कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिला यहाँ पे सिविल कॉन्स्टिट्यूशन और क्लर्जी की तरफ से। पोप ने इसको कंडेम भी किया। अब ये जो पोप थे वो कहाँ पर थे? ये पोप इटाली, ठीक है, रोम, और वहाँ तक तो फ्रांस का कनेक्शन ही नहीं है अभी। तो पोप ने जो है वो कंडेम किया, क्योंकि पोप जो है इनके सबसे बड़े धर्मगुरु हुआ करते थे। धर्मगुरु यही है क्रिश्चियनिटी के, तो उनको बुरा लग रहा था कि ऐसे फ्रांस कर रहा है, तो पोप ने कंडेम किया। दिस द असेंबली इंसिस्टेड ऑन ऑल चर्च ऑफिशियल्स टू टेक एन ओथ ऑफ द लॉयल्टी टू द स्टेट। तो उनको यहाँ पर ये कहा गया कि आपको हम पैसे दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। क्लर्जी इंटू टू ग्रुप्स, ज्यूरिंग एंड द नॉर ज्यूरिंग क्लर्जी। ठीक है। अटेम्प्ट्स टू एस्केप बाय द लुइस 16। अरे बाप रे बाप, अब ये क्या हुआ? लुइस भैया जो है वो भागने के लिए लगे हुए हैं। तो देखते हैं भाग पाता है कि नहीं, और भाग कर जाएगा कहाँ पे। फ्रांस का राजा जो है, तो लुइस 16 की बात करेंगे तो यहाँ पर उसने भागने की कोशिश की। देखो, पहले वर्सेलिस, और वर्सेलिस से कहाँ पर? टुलेरिस। टुलेरिस लाफाइटी की वजह से ये लोग टुलेरिस वगैरह के फ्रॉम द पैलेस ऑफ द टुलेरिस वगैरह पहुँचते हैं, इनकी जान बच जाती है फॉर दी टाइम बिंग। 28 जून को इसने भागने की कोशिश की, ताकि वो अपनी लॉयल आर्मी को नॉर्दर्न फ्रांस में ज्वाइन करेगा, और उसके बाद में वो वहाँ से कुछ दूसरा रेवोल्यूशन वगैरह, मतलब काउंटर रेवोल्यूशन कर सकता है। लेकिन लोगों ने इसको देखा और समझा, और उसके बाद में उसको पकड़ा, पेरिस लेकर आए, और उसके बाद में उसको स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस में रख दिया। लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है। अभी कैसे बनती है? नेशनल असेंबली कन्वर्ट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। गौर से सुनिए, नेशनल असेंबली कन्वर्ट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेशनल असेंबली ही बनाती है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, नेशनल असेंबली इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओनली। तो अब यहाँ पर नेशनल असेंबली का काम पूरा हुआ, अब वो लेजिस्लेटिव असेंबली बनने जा रही है। ये अचानक से मतलब इतनी असेंबली क्यों बन रही है? ये लोग खेल क्या रहे हैं, देखते हैं। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर जो नया इन लोगों ने संविधान बनाया, उसके अंदर ये था कि जो नई असेंबली बनेगी उसके अंदर जो पुराने लोग हैं ना, तो वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, और सारे के सारे लोग यहाँ पे इनएक्सपीरियंस बंदे रहेंगे। तो ये लोगों ने खुद ही यहाँ पे एक सेल्फ
डिनाइंग, मतलब सेल्फ डिनाइंग मतलब हमने बनाया है लेकिन हम खुद यहाँ पर अब रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं बैठेंगे, दूसरे बंदों को मौका देंगे। तो नई जो गवर्नमेंट यहाँ पर बनती है इतना टाइम तक के नहीं चलती। अप्रैल 1792 में फ्रांस जंग कर लेता है, जंग हो जाती है ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के साथ में। और ये लोगों ने, अच्छा, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ने यहाँ पर जंग क्यों किया फ्रांस के खिलाफ? अब फ्रांस में सरकार किसके हाथों में? लोगों के हाथों में। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया और प्रूशिया को इतनी तकलीफ ये हो रही थी कि वहाँ से राजशाही हटा तो हमारी भी राजशाही जा सकती है। समझने की कोशिश करो, ठीक है। ऑस्ट्रिया में भी राजशाही, प्रूशिया में भी राजशाही। तो राजशाही उनका मेन एजेंडा ये था कि राजशाही होना चाहिए, ओके। लेकिन ऐसे हो नहीं पाया। फ्रेंच की आर्मी ने प्रूशियंस, ऑस्ट्रियंस, रॉयलिस्ट ट्रूप्स जितने भी लोगों ने इन्वेजन किया, भले से उनके खस्ता हालत थे, उनको डिफीट कर दिया। एबॉलिशन ऑफ मोनार्की। Faced with the threat of the foreign invasion, the Legislative Assembly decided to abolish monarchy. वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आई एक्सेप्ट, लेकिन क्वालिटी इन्फॉर्मेशन भी होप सो आपको मिल रही होंगी। जितने लोगों को भी वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक ज़रूर करना एंड गिव अ कमेंट ऑल्सो कि वीडियो कैसा है और ऐसे आपको वीडियोज़ आगे चाहिए या नहीं। फेस विद द थ्रेट ऑफ द फॉरेन इन्वेजन। अब यहाँ पे बहुत सारे इन्वेजन तो हो ही रहे थे। लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये देखा कि मोनार्की को हटा देते, देखो अभी भी उसको राजा भैया को उन्होंने हटाया नहीं, मतलब जो लुइस भैया हैं हमारे, उनको उन्होंने हटाया नहीं। असेंबली यहाँ पर डिसॉल्व कर हो जाती है और उसके बाद में नया एक कॉन्वेंशन बनाती है। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली काफ़ी टाइम तक की नहीं चल पाई, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है और एक न्यू कॉन्वेंशन बनता है। क्या बनता है अब? कॉन्वेंशन। नेशनल असेंबली से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली से नेशनल कॉन्वेंशन। नेशनल कॉन्वेंशन जो चलेगा वो यहाँ से 20 सितंबर 1792 से लेकर के 26 अक्टूबर 1795 तक के चलेगा। नेशनल कॉन्वेंशन ने यहाँ पर ये डिसाइड किया वहाँ पे उन लोगों ने कि एबॉलिशन ऑफ द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड द फ्रेंच रिपब्लिक। तो फ्रेंच रिपब्लिक 1792 में रिपब्लिक हुआ और यहाँ पे उसके ऑफिशियल्स लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। अब यहाँ पे उसने धीरे धीरे कॉन्वेंशन जो है वो ये भी काम करता है कि वॉर्स भी करता है, फॉरेन आर्मीज़ वगैरह को भी डिफीट करता है और अपने घर के अंदर सुधार भी लेकर आता है फ्रांस के अंदर। अब ये बंदे को देखो, ये जो है मैक्समिलियन रॉबिस्पियर, ठीक है। अब ये रॉबिस्पियर कौन था, क्या था, कैसे था, बस इसको देख लो ऐसे, इसको अपन आगे देखते हैं बंदा। तो यहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक के पहुँच जाती है और कुछ रेडिकल लोगों का ग्रुप था जिसके अंदर जो नेशनल कॉन्वेंशन को यहाँ पर उन्होंने अपने मुट्ठी में करके रखा था, उसको कहते हैं जेकोबिन्स, ठीक है। जेरोंडिन्स जो है प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। अगर ये मान लीजिए ऐसे फ्रांस है, फ्रांस के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोविंसेस है, बराबर, तो जो जेरोंडिन्स है ना वो प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जेकोबिन्स कौन है? ये जेकोबिन्स जो है ये पेरिस, ये जो सिटी है ना, उसी को मानते थे कि भाई ये सिटी ही सब कुछ है, सिटी से ही पूरा रेवोल्यूशन आया है, सिटी को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, ओके। तो इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि जेरोंडिन्स और जेकोबिन्स के बीच में कुछ है मामला। जेकोबिन यहाँ पर धीरे धीरे देखो, रिप्रेजेंटेड पेरिस विच दे बिलीव्स द लीडर ऑफ द नेशन। तो जेकोबिन्स को यहाँ पर शुरुआती से एक अपर हैंड था और जेकोबिन्स के अंदर बहुत ज़्यादा रेडिकल लीडर्स भी थे, जो रेडिकल मतलब धड़ल्ले से चेंज चाहते हैं। रॉबिस्पियर, डांटन, मराट, ठीक है, gradually got rid of the Girondin leaders and gained control of the National Convention। नेशनल कॉन्वेंशन के अंदर जिरोंडिन थे और कौन था? जेकोबिन्स थे। धीरे धीरे जेकोबिन्स को ख़त्म किया गया, जिरोंडिन को ख़त्म किया गया, जेकोबिन्स का होल्ड हो गया। अब मैक्समिलियन रॉबिस्पियर यही बंदा है। अब ये कौन है समझ में आ गया होगा, जेकोबिन क्लब का ये मेंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेन ऑफ टेरर। अब बाहर भी मामला चल रहा है, इंटरनल थ्रेड भी है, तो नेशनल कॉन्वेंशन ने डिसाइड किया कि भाई 3 एजेंसीज बनाई जाएंगी। एक पब्लिक सेफ्टी के लिए ताकि ये फॉरेन अफेयर्स वगैरह को मैनेज कर सके, और आर्मी, एक जनरल सिक्योरिटी, पुलिस ड्यूटीज़ और एक रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, कोर्ट कचहरी, ताकि जो दगाबाज लोग हैं, जो धोखेबाज लोग हैं, इनके अकॉर्डिंग उनके खिलाफ ये कुछ कर सकें।
अब यहाँ पर इसी के चक्कर में ना सज़ा देने के लिए, बदला निकालने के लिए लोगों ने बहुत लोगों की जान लेना स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पर बहुत सारे जो एंटी रेवोल्यूशनरीज भी थे, जो रेवोल्यूशन को ख़त्म करने की जो कोशिश कर रहे थे, शक की बुनियाद पर बहुत सारे रॉयल फैमिली के लोग, क्लर्जी जिसको प्रीस्ट कहते हैं, नोबिलिटी, इनको भी मरवा डाला गया। इनफैक्ट किंग और क्वीन को भी नहीं छोड़ा गया। अरे बाबा रे बाबा, किंग और क्वीन बोलेंगे तो किंग की डेथ होगी या नहीं, आगे देखते हैं। लुइस 16 को यहाँ पर ट्रेजन वगैरह के इस पे चार्ज किया गया और उसके बाद में उसको गुलटाइन किया गया 21 जनवरी 1793। मतलब एक मशीन आती है, उससे उसका सर कलम ऐसे कर दिया गया। मैरी एंटोनेटी ने यहाँ पर नियरली अराउंड 9 मंथ्स के बाद में, जनवरी के बाद में 9 मंथ्स इज इक्वल टू अक्टूबर 1793 में सेम इनके साथ में ऐसे ही हुआ। तो अब यहाँ पर पब्लिक सबसे बड़ा गुंडा, राजा और रानी को लोगों ने खुद ही मार डाला। रॉबिस्पियर यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट लीडर बन जाता है कि उसने यहाँ पर दहशत फैला दिया था पूरे फ्रांस के अंदर। और उसके बाद में अब वो खुद के अपने बंदों को है ना धीरे धीरे मौत के घाट उतार रहा है ताकि वो एकदम पावरफुल बन जाए। तो डैंटन जो उसकी बराबरी का बंदा था, डैंटन को भी उसने यहाँ पर रास्ते से हटा दिया और नियरली अराउंड रीन ऑफ टेरर ऐसे फैला कि उसके डायरेक्शन में पब्लिक सेफ्टी ने 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मैडम रोलैंड मौत के घाट उतरने से पहले, बिफोर फेसिंग एग्जीक्यूशन, उसने कुछ कहा था, ओ लिबर्टी, व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन द नेम लिबर्टी। हाँ, लिबर्टी मतलब छुटकारा, मतलब फ्रीडम। तुम्हारे नाम पर लोग क्या क्या कर रहे हैं। रेवोल्यूशन किस लिए? रेवोल्यूशन में क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। लेकिन ये हो क्या रहा है? तो रीन ऑफ टेरर ने यहाँ पर रॉबिस्पियर का भी डाउनफॉल किया। रॉबिस्पियर भाई साहब बहुत आसमान में उड़ रहे थे, ठीक है, तो उनके पर कतरने ज़रूरी थे। लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना स्टार्ट किया और उसके बाद में उसका क्विक ट्रायल हुआ और लोगों ने कहा कि भाई इसको अरेस्ट करा करके, ट्रायल करा करके इसको हैंग टिल डेथ किया जाए। 28 जुलाई 1794 को उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूशन तो उसको भी गुलोटाइन किया गया होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ द रॉबिस्पियर वाज वन ऑफ द टेरिफाइंग फेजेस इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो रॉबिस्पियर जैसे ही ख़त्म, यहाँ पे नियरली अराउंड दहशतगर्द का जो एक पीरियड था तो वो भी यहाँ पर एक ख़त्म हुआ। फॉलोइंग द एंड ऑफ द रीन ऑफ टेरर द नेशनल कॉन्वेंशन ड्राफ्टेड। तो रीन ऑफ टेरर जैसे ही ख़त्म होता है यहाँ पे नेशनल कॉन्वेंशन ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1795 में और गवर्नमेंट फॉर्म अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉल्ड डायरेक्टरी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नेशनल असेंबली उसने बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ताकि संविधान बना सके कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब नेशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ही थी। उसके बाद में नेशनल असेंबली के बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली आती है। लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ टाइम तक ही चलती है। उसके बाद में कॉन्वेंशन आता है। नेशनल कॉन्वेंशन के बाद में अब बनेगा 1795 में डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में ये होगा कि यहाँ पर 5 बंदे जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी होंगे ताकि जो रूल करेंगे फ्रांस को विद अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल मतलब अब 2 हाउसेस होंगे। तो नेशनल कॉन्वेंशन का काम क्या था? वो इंटरनल क्राइसिस वगैरह जो है ना उसको ख़त्म कर सके। फ्रेंच की जो फोर्सेस वगैरह है उनको जीत यहाँ पर काफ़ी दिलाई उसने और फ्रेंच की आर्मीज़ काफ़ी यहाँ पर पीछे जा चुकी थी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर उन्होंने जर्मनी, इटाली और बेल्जियम इनको सबको पीछे भी हटा दिया। डायरेक्टरी ठीक ठाक काम कर रहा था। 5 साल का जो उसका टर्म था डायरेक्टरी का। तो यहाँ पर देखो वॉर तो चल ही रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी है जो लुइस भैया ने यहाँ पर नियरली अराउंड फ्रांस को तोहफे में दिया था। और ऑपोजिशन फ्रॉम सपोर्टर्स ऑफ द मोनार्की एंड फ्रॉम द जेकोबिन्स, मतलब इंटरनल प्रॉब्लम भी चल रहा है बाहरी। अब इतने ज़माने से लोग लूट रहे हैं, खून चूस रहे हैं, तुरंत तो सुधरेगा नहीं फ्रांस। लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी डेंजर्स थे उससे सबसे उभरता हुआ, हालातों को झेलता हुआ 1799 में यहाँ पर एक अटेम्प्ट ये भी हुआ कि भाई डायरेक्टरी को भी ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। तो अब ये चल रहा था कि जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, जो ये सोच रहे थे कि डायरेक्टरी को ख़त्म करना चाहिए, कि जो 5 लोग चला रहे हैं उनको डायरेक्टरी को हटा ही देना चाहिए, तो वो लोग जो सोच रहे थे कि हटाना चाहिए, उन्होंने सपोर्ट किसका लिया यहाँ पर? नेपोलियन बोनापार्टी का। नेपोलियन बोनापार्टी इटालियन और इजिप्शियन कैंपेन के बाद में हर घर में एक नाम बन चुका था, मतलब ज़बरदस्त बंदा, ठीक है। और उसके बाद में उसने भी कुछ ऐसे करिश्मे वगैरह दिखाए
और 9 नवंबर 1799 में यहाँ पर ये गद्दी पर बैठ जाता है एंड ही हिमसेल्फ डिक्लेयर एज द एम्परर। अब वो कैसे होता है नेपोलियन के बारे में पूरा, वो हम लोग आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए हम लोग यहाँ पर रिजल्ट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन भी देख लेते हैं। रिजल्ट्स क्या थे इसके, देखो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये दुनिया को इसने दिया, ठीक है। एंड ऑफ द एंशिएंट रिजीम, वन सेकेंड, एंड ऑफ द एंशिएंट रिजीम। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने यहाँ पर एंशिएंट रिजीम वगैरह का लाइक खात्मा किया, किंग वगैरह यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया गया, फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया, फ्यूडलिज्म से ख़त्म, सर्वडम से ख़त्म, लाइक लोगों को एक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के ऊपर ट्रीट करना। फ्रेंच रेवोल्यूशन रॉयल ऑटोक्रेसी को ख़त्म करता है, डिवाइन राइट को ख़त्म करता है कि भाई मुझे भगवान की तरफ से रूल करने का अधिकार मिला है। तो ये सब जो बातें थी वो सब राजशाही वगैरह ख़त्म। अब एक पब्लिक सोवरेन, पब्लिक के हाथ में ही पूरा पावर है एंड फ्रांस विल बी रूल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री। प्रोमोशन ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के कुछ हक अधिकार है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, उसके बाद में बेसिक राइट्स है यहाँ पर, रूशियो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ये भी बता चुका हूँ मैं। सेपरेशन ऑफ द स्टेट एंड द चर्च, यहाँ पे न्यू करेंसी, असाइनेट्स वगैरह दिए गए ताकि, अच्छा करेंसी तो दिए गए लेकिन चर्च की प्रॉपर्टी इसके लिए कन्फिस्केट कर ली गई थी, और जो ऑफिशियल्स वगैरह थे उनको यहाँ पर इलेक्ट किया गया और सिविल ऑफिशियल्स बना दिया गया। उनको कसम खानी होती थी, उनको लोग पैसे दिया करते थे, सैलराइड प्रोफेशनल्स हो गए वो लोग। तो यहाँ पर जो लोग, यहाँ पर जो ओथ ऑफ लॉयल्टी, जो कसम खाते हैं उसको हम लोग कहते हैं जूरिंग क्लर्जी, और जो यहाँ पर कसम नहीं खाते हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉन जूरिंग क्लर्जी, ठीक है। तो चर्च वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पोप टू दी स्टेट, मतलब अब जो कंट्रोल है वो चर्च का पहले कहाँ था, इटाली में था, लेकिन अब लोगों ने उसका कंट्रोल जो है वो स्टेट की तरफ ही रख दिया। पोप का कंट्रोल भाई हमारे यहाँ पे आप मत आओ, ठीक है। तो पोप से थोड़े से टेढ़े थे लोग। इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट टू अदर कंट्रीज़, देखो यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन को एनकरेजमेंट और इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, एक तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन से और एक अमेरिकन रेवोल्यूशन से। एक इंग्लैंड में हुआ था और एक अमेरिका ने खुद इंग्लैंड के खिलाफ किया था। और फ्रांस के रेवोल्यूशन को यहाँ पर, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है, फॉर एग्जांपल लैटिन अमेरिका। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी जो कंट्रीज जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, तो उनको भी यहाँ पर एक ये मोटिवेशन मिलता है कि हम भी जो है ना फ्रांस की क्रांति की तरह हमारे कंट्री में भी क्रांति लेकर आ सकते हैं। देखो यहाँ पर फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस मेनी ऑफ दीज कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया भर में एक बहुत ज़बरदस्त छाप छोड़ी है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या थे इसके, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स ये थे कि यहाँ पे बहुत सारा अपने को वायलेंस और अनार्की देखने के लिए मिला। राजा और रानी को भी यहाँ पर नहीं छोड़ा गया उनको, ठीक है। बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज थे तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया। पीजेंट्स भी यहाँ पर रिवोल्ट हुए और उसके बाद में बहुत सारे नोबल्स की जान चली गई, डिस्ट्रक्शन हुआ। हम नहीं चाहते कहीं डिस्ट्रक्शन वगैरह हो, लेकिन अब उस ज़माने में ऐसा था। तो रेवोल्यूशन से अपने को चीज़ें क्या मिली है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, एंड वी शुड प्रिजर्व इट। तो यहाँ पे पावर ग्रैब्ड हुआ बाय द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने यहाँ पर फिर उसके बाद में ब्लड रेवोल्यूशन ही कर डाला पूरा इसको। रेवोल्यूशन ने एक इंस्टेबिलिटी बनाई और उसके बाद में अनार्की, और धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्टी राइज होता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्टी वॉज द चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऐसे कहा जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर नहीं होता तो नेपोलियन भी नहीं होता। तो नेपोलियन बोनापार्टी हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।